आदाब, नमस्कार। पब्लिक मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के नतीजे आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत और हार हुई है। ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको 206 सीटें मिली हैं और वो पहली बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और वहीं बड़ी हार हुई है, ऐतिहासिक हार हुई है टीएमसी की, जिसको शायद आसानी से पचाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो जीत मिली है पश्चिम बंगाल में, उसके रीज़न्स क्या हैं, अब वो खंगाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिली है। इसके अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा एसआईआर की हो रही है। कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनको उनको लातें मारी गईं, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, मारपीट की गई, जब वो काउंटिंग सेंटर पर अंदर थीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 100 सीटें उनसे लूट ली गई हैं और इनका साथ देते हुए राहुल गांधी भी नज़र आए। उन्होंने ये कहा कि मैं ममता बनर्जी से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। ये वोट चोरी जो है वो की गई है, संस्थागत चोरी ये की गई है। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे और सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर आ रहा है वो है मुस्लिम वोटर्स का। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो 101 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। 2021 में 89 टीएमसी को गई थी, बीजेपी को 11 गई थी और अदर्स के खाते में 6 गई थी। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो 53 सीटें टीएमसी को गई हैं और यहाँ पर बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने की है। 42 सीटें बीजेपी को यहाँ पर गई हैं और यहाँ पर अदर्स के खाते में गई हैं लगभग 6 सीटें। और जो हम वोट शेयर की बात करते हैं तो बड़ा डेंट टीएमसी को लगा है इस मुस्लिम बाहुल इलाके में। पिछली बार जहां 51.41% उसको मिला था, इस बार 42.67% ही उसको वोट मिले हैं। बीजेपी को जहां 33.08% मिला था, इस बार 37.60 मिले हैं। और अदर्स यानी कि लेफ्ट, कांग्रेस और इसके अलावा जो नई पार्टी हुमायूं कबीर की बनी है, इस सब को अगर मिला दें तो उनके खाते में लगभग 19.7% जो हैं वो वोट गए हैं। 119 ऐसी सीटें हैं जो 15 साल से जिस पर ममता बनर्जी काबिज थी, अब 65 इसमें से जो सीटें हैं वो बीजेपी ने छीन ली हैं, लगभग 55% से ज्यादा। इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 81 सीटें 80 टीएमसी के खाते में गई हैं और एक उनके साथ जिनका अलायंस था उसके खाते में गई हैं, तो 81 सीटें हैं टीएमसी के पास और 206 सीटें हैं बीजेपी के पास। 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, मुर्शिदाबाद जो एरिया है वहां की 2 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। 2 लेफ्ट के पास गई हैं और 2 हुमायूं कबीर की पार्टी के पास गई हैं। ये तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान बड़े पैमाने पर बीजेपी से माफ कीजिएगा टीएमसी से नाराज थे। जिस तरह से एसआईआर में उन्हें लगा कि वो स्टैंड वो नहीं ले पाई जो उन्हें लेना चाहिए था। वक्फ बिल को लेकर भी नाराजगी थी और इसके अलावा भी जिस तरह से उस पूरे इलाके की अनदेखी की गई, उसको लेके भी खासे नाराज थे मुसलमान और वो दूसरी पार्टियों को भी चांस देना चाहते थे। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो लाखों वोटर्स काटे गए हैं, जो मुस्लिम एरिया से काटे गए हैं, जिसमें से जो तमाम पूरे पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स काटे गए हैं एसआईआर के थ्रू, उसमें 65% से ज्यादा मुसलमानों के काटे गए हैं। तो ये भी एक इसका रीजन है कि जो वोटर्स कम हुए, उसकी वजह से भी बीजेपी वहां पर सेंधमारी करने में कामयाब रही है। हम और भी राज्यों की बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारी वीडियो का पश्चिम बंगाल रहने जा रहा है। मेरे साथ आप देख सकते हैं सीनियर जर्नलिस्ट जिनका दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, निरंजन टाकले जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और जी, पहले शुक्रिया। प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल को लेकर आपकी। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव या ये सारे चार राज्यों के चुनाव, ये ज्ञानेश कुमार ने भाजपा को भेंट चढ़ाए है और इसमें ज्ञानेश कुमार की जीत है या भाजपा की जीत है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, आजादी के बाद जितने चुनाव हुए उतने उन सारे चुनावों में इस किस्म का चुनाव देखने को नहीं मिला और चुनाव कैसे नहीं होने चाहिए उसका ये एक उदाहरण बन गया। आप देखिए 95 लाख के करीब वोटर्स ये एसआईआर के जरिए हटाए गए। महाराष्ट्र में वोट चोरी की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र एक सैंपल के तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे। अब एसआईआर मतलब एक पॉलिसी के तहत
ये वोट चोरी हुई है। 90 लाख से ज्यादा वोटर्स ये एसआईआर में पहले डिस्क्वालीफाई किए गए। उसके बाद 27 लाख वोटर्स उनको लास्ट मोमेंट पे डिसफ्रेंचाइज किया गया। अब ये सारे वोटर्स वो थे जिनकी शनाख्त हो चुकी थी, जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया था, जिन्होंने टैगिंग कर लिया था, जिनके नाम 2002-2003 के चुनाव के वोटर लिस्ट में थे। उसके बावजूद इन 27 लाख वोटर्स को वोट नहीं करने दिया। अब ये होने के बाद अगर भाजपा कहती है या चुनाव आयोग कहता है कि ये चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव है, अब किस किस्म से वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, इसकी बातें, इसकी खबरें तो पूरी दुनिया में कवर हो चुकी है। अल जजीरा से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक सबने इस बात की खबर की है। तो आप 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को अगर आप उनका अधिकार इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं देते हो और फिर आप कहते हो कि आप चुनाव जीत गए हो, फिर उसके बाद आपने 3.5 लाख, मतलब सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और नेवी को डिप्लॉय नहीं किया था, बाकी सारे फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ये वहां पर डिप्लॉय किए गए 3-3.5 लाख के करीब। फिर कई सारे वोटर्स ऐसे थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको वोटिंग को जाने से रोका गया। मतलब जो क्वालिफाइड वोटर्स थे लेकिन उनको भी वोटिंग करने तक जाने नहीं दिया गया। वो एक सिंघम उत्तर प्रदेश का, उसकी जानबूझकर वहां छवि बनाई गई कि वो कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और वो ऑब्जर्वर की तहत वहां पर गया है, लेकिन खुले तौर पे कैमरे के सामने मतदाताओं को धमका रहा है, डरा रहा है। अब ऐसे माहौल में हम कह ही नहीं सकते कि ये फ्री एंड फेयर चुनाव है। किसी भी तरह से ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फिर आप काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी को पीटते हो। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, 15 साल से वहां चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, इसके पहले वो यूनियन मिनिस्टर रह चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आप उसको पीटते हो इन सारी बातों को देखते हुए भी। मतलब सरकार की इम्प्यूनिटी जो हम कहते हैं वो इतनी हद तक जा चुकी है कि अब वो खुले तौर पे अपोजिशन लीडर्स को रास्ते में दिन दहाड़े पिटाई भी उनकी करेंगे, फिर भी कहेंगे कि ये लोकतंत्र है। तो ये मतलब मैं तो कहूंगा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है पूरी तरह से। और एक कंसोलेशन प्राइज की तरह केरला की एक विक्ट्री कांग्रेस को दे दी, मतलब कांग्रेस को मिलने दी, जो कांग्रेस जीतनी ही वाली थी। केरला में किसी भी सूरत में कांग्रेस वहां पर जीतने वाली थी, लेकिन वो एक कंसोलेशन प्राइज दिखाया गया कि देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक स्टेट में तो कांग्रेस जीत गई, तमिलनाडु में विजय की पार्टी जीत गई, लेकिन मेन ये जो चुनाव है, ममता बनर्जी का अपोजिशन एक बड़ा स्टेट बंगाल जैसा, वो 2019-29 के चुनाव के पहले उनको अपने हाथ में लेना था। और तुरंत क्या हुआ आप देख रहे हो। मतलब कल ममता बनर्जी को मारा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता का जो मेन पार्टी ऑफिस है उसके ऊपर अटैक किया गया, कई सारे जगह पे छोटे छोटे ऑफिसेस को जलाया गया। तो ये तो इमीडिएटली भाजपा का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। जी। क्या आपको ये भी लग रहा है ये एक बड़ा फैक्टर है और फिर ये सवाल ये उठता है कि अगर हम इस फैक्टर को सामने रख के क्या इस चुनाव का एनालिसिस करें या फिर जो रीजंस कुछ और तलाशने की हम कोशिश करें, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। कल से मैं इसी तरह के एक असमंजस में हूँ, क्योंकि जब हम एसआईआर की बात करते हैं तो ये तमाम जो इश्यूज हैं जिनकी बात मैंने भी यहाँ पर की है, बेमानी हो जाते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट करने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी? ये कहा जा रहा है कि 50% जो है कंसोलिडेट होकर उसको बीजेपी को वोट दिया है। महिलाओं में सेंधमारी करने में कामयाब रही है, उन्होंने वोट किया है जो कि कंसोलिडेट टीएमसी को वोट करता था। और जो मुस्लिम वोटर है उसमें भी सेंधमारी की गई है। क्या आपको लगता है कि अगर लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो आप ये देखिए कि 2 सीटें लेफ्ट ने, 2 कांग्रेस ने और 2 हुमायूं कबीर जैसे शख्स ने भी जीत ली हैं, तो वो एजेंडा भी उनका कामयाब रहा है। यानी कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर भी इस तरीके से, इस एजेंडे से भी टीएमसी को नुकसान पहुंचाया गया है। अब कुछ हो सकता है, मुसलमान भी भेड़ बकरी नहीं है,
उनकी भी कुछ नाराजगी टीएमसी से हो सकती है ममता बनर्जी से। नहीं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि टीएमसी के साथ कितनी भी नाराज हो, कांग्रेस के साथ कितनी भी मुस्लिम वोटर्स नाराज हो, वो बीजेपी को नहीं चुनेंगे। इतनी तो गारंटी है। भले वो वोट ना करने जाए, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये तो गारंटेड है इसमें। और ये नैरेटिव जो है ना, ये कि 50% कंसोलिडेशन हो गया, महिलाओं के मतों में सेंधमारी की गई, इस किस्म के नैरेटिव अब बीजेपी सेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि हमने कोई चोरी नहीं की है। तो वो अलग अलग नैरेटिव वो लाएंगे, अलग अलग शक्लों, मतलब चेहरों से वो लाए जाएंगे कि बीजेपी क्यों जीती। मोदी मीडिया इसमें पूरा जोर शोर से हिस्सा अपना उठाएगा कि बीजेपी जीतने की वजह क्या क्या है, उसमें महिलाओं के वोट में सेंधमारी की गई। अब मुझे बताइए कि वो महिला वोटर्स जो है, वहां नरेंद्र मोदी प्रचार में कह रहे थे कि बंगाल के चुनाव में हर सीट पर नरेंद्र मोदी खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। अब बंगाल की महिलाएं नरेंद्र मोदी को चुनेंगी या ममता बनर्जी को चुनेंगी? वो सीधी बात है, वो ममता बनर्जी को ही चुनेंगी। ममता बनर्जी ने वहां पर जितनी, मतलब हम कहेंगे सोशल वेलफेयर की स्कीम्स इंप्लीमेंट की है, आज तक कोई नहीं कर पाया है वहां पे। ना लेफ्ट ने इतनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वहां पर इंप्लीमेंट की थी। लेकिन फिर भी मैं इस नैरेटिव को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हुआ, या फिर टीएमसी को क्या सिर्फ मुसलमानों ने और बाकी लोगों ने वोट दिए? टीएमसी को भी तो हिंदू वोटर्स ने वोट दिए, तृणमूल कांग्रेस को भी दिया। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन डिसाइसिव नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के ऊपर मुर्शिदाबाद की सीट जीत जाए। मुर्शिदाबाद से ही तो कांग्रेस के वो चौधरी, क्या पिछले अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में, वो वहीं से चुन के आते थे। जी, तो अधीर रंजन चौधरी। हाँ, अधीर रंजन चौधरी, तो वो वहीं से मुर्शिदाबाद से चुनकर आते थे, उनको वो हिंदू भी तो वोट देते थे। तो इस बात, मतलब ये जो नैरेटिव है कि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, ये बातें बीजेपी सेट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनकी ये जरूरत है अब। लेकिन सवाल भी यही है, मेरा सवाल कि हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, उससे पहले मध्य प्रदेश हारे, फिर लोकसभा चुनाव भी, बिहार का चुनाव और अब पश्चिम बंगाल। तो अलग-अलग तरीके अपनाए गए, लेकिन अब उनके हाथ एक ऐसा हथियार लगा है, वो है एसआईआर का। अब एसआईआर के थ्रू यूपी में भी एसआईआर कराया गया है, वहां पर भी लाखों वोटर जो है वो काटे गए हैं। 2026 में वहां पर, 27 में वहां पर भी इलेक्शन होने जा रहा है, पंजाब में होने जा रहा है इलेक्शन। सवाल ये उठ रहा है फिर मेरा सवाल ये है निरंजन जी कि आखिर अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सिर्फ ट्वीट करके बैठ जाएगा? विपक्ष सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाएगा या एक यात्रा निकाल के बैठ जाएगा? उसके हाथ से तो एक-एक करके सारे स्टेट जा ही रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हर स्टेट के बाद वो स्टेट की जो पार्टियां हैं वो अपने स्टेट तक ही लिमिटेड रहती हैं। वो ये नहीं देख रही है, एक लार्जर पिक्चर नहीं देख पा रही है, जो एक सेल्फलेस पॉलिटिक्स होती है उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रही है। कैसे देख रहे हैं फिर आप इसको आगे जाते हुए? नहीं, एक तो बात, मतलब मेरी जाती राय ये है कि विपक्ष ने चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। विपक्ष ने अब सीधे रास्ते पर उतर आना चाहिए और सारे लोगों को रास्ते पर उतारना चाहिए, क्योंकि ये जो एसआईआर के जरिए जरिए एक लोकतंत्र को डिमोलिश करने का जो बुलडोजर बनाया है बीजेपी ने, एसआईआर और बुलडोजर में मैं समानता देखता हूं। अब आप देखिए, एसआईआर के बाद ममता बनर्जी, जिनके नाम मुर्दा, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लिस्ट में जिनके शामिल है, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसकी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट नाम काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस बार नहीं किया तो ठीक है, अगली चुनाव में वोट करेंगे। अरे ये आप कौन से जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट कर रहे हो कि आज वोट नहीं किया तो ठीक है, अगले चुनाव में वोट करेंगे? आज क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उनका क्या सामूहिक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो उनको मुर्दा घोषित कर दिया।
अब उन मुर्दाओं से कोई किसी बैंक का लोन डुबा देगा, किसी बैंक को डुबा देगा या किसी का मर्डर करेगा, तो आप चार्जशीट किसके खिलाफ करोगे? वो तो मर चुका है इलेक्शन चुनाव कमीशन के हिसाब से। ये इतनी पेचीदगियां इसमें से जन्म ले रही है। अब ऐसी सूरत में मतलब आप देखिए, जैसे मैंने कहा, केरला कंसोलेशन के तौर पर कांग्रेस को दे दिया, तेलंगाना जैसा एक छोटा स्टेट कांग्रेस को दे दिया, और महाराष्ट्र छीन लिया, हरियाणा छीन लिया। ये देख रहे हैं हम, छोटे छोटे चुनाव में छोटे छोटे स्टेट्स के ये बीजेपी छोड़ रही है जानबूझकर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आमतौर पे जनरलाइज कोई नहीं कह सकेगा कि ये चुनाव चोरी हो रहा है, लेकिन ये एसआईआर का बुलडोजर अब अगर हर राज्य में चलने वाला है, और इस राज्य में चलने के बाद मुझे मेरे संविधान ने दिया हुआ जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट करने का, वो अगर मुझसे छीना जा रहा है, तो क्या उम्मीद बचती है? फैसिज्म हैज ऑलरेडी अराइव्ड, वो आ चुका है कंप्लीटली। और ऐसी सूरत में कोई मतलब नहीं रहता चुनाव लड़ने का, अब सीधे रास्ते की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा करेगा विपक्ष? अखिलेश यादव तो ट्वीट ही कर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये काला दिन है, हालांकि अगला नंबर उन्हीं का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में हमने देख लिया। अब आप ये देखिए कि बिहार में प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन 20 साल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है। मतलब अपने आप ही तमाम जो इस तरह की चीजें हैं उसको गढ़ लिया गया है। एक ऐसा शख्स नीतीश कुमार जो ठीक से बोल नहीं पाता, जो ठीक से बात नहीं कर पाता, जो स्टेबल नहीं है, जिससे फिर सत्ता छीन ही ली गई, और उसके नाम पर पूरा बिहार जो है उसको वोट कर देता है। यहाँ ममता बनर्जी जो लड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिन्होंने वेलफेयर स्कीम्स वो लेकर आई, वो तमाम बातें उन्होंने कही, वो हार जाती हैं। तो इस तरह के लॉजिक जो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों को पता है। लेकिन फिर मेरा सवाल वही कि क्या राहुल गांधी, क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, जो इस तरह के लीडर्स हैं, क्या आपको लग रहा है ये अभी भी कोई सबक सीखने के लिए तैयार है? कल संजय सिंह कह रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि लूट है, सब आप लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? सवाल ये है कि लोग, लाखों लोग काट दिए गए, ये भी तो सवाल है कि उन लाखों लोगों का क्या? बिहार में काटे गए, इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया, खत्म, चैप्टर क्लोज। अब पश्चिम बंगाल में भी क्या चैप्टर क्लोज हो जाएगा? क्या होगा इन लाखों लोगों का? सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। जी देखिए, दो तीन बातें इसमें है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का इस एसआईआर और बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतदाताओं का महागठबंधन बनना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। सारे मतदाताओं, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही वही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। मैंने पहले पहला पॉइंट रखा कि मतदाताओं का महागठबंधन बनना चाहिए। दूसरा, इसके लिए हम जैसे जितने अल्टरनेट मीडिया में लोग हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स है, जितने सोशल एक्टिविस्ट है, जितनी एनजीओज है, हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र की 232 एनजीओज को इकट्ठा किया था। 232 एनजीओज जो अलग अलग स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरों तक काम करती है, और उनके जरिए लोगों के बीच में यह अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई थी। जितने ओपिनियन मेकर्स है, चाहे वो राइटर्स है, पोएट्स है, आर्टिस्ट है, इन सभी को अब उतारना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ये इनकी कला की मूल धारा है। अब उसके ऊपर ही अगर मतलब रिस्ट्रिक्शंस आने वाले होंगे, तो कलाकारों को भी आना पड़ेगा, लेखकों को भी आना पड़ेगा, कवियों को भी आना पड़ेगा, अभिनेताओं को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। इन सबके बीच में जाकर ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। यह जरूर है कि राहुल गांधी अपनी मतलब हर संभव कोशिश करने के प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बोल देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की चुनाव कोई भी हम नहीं लड़ेंगे, हाँ भले मायावती जैसी पार्टियां लड़े। लेकिन तीसरी बात भी बहुत अहम है, आपने जेडीयू का उदाहरण दिया, हम ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। बीजेपी को ताकत किसने दी? बीजेपी को ताकत भी तो इन्हीं लोगों ने दी थी। 2002 में जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, तब यही ममता बनर्जी एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थी। उसने गुजरात के जेनोसाइड के
विरोध में अपना इस्तीफा नहीं दिया उस वक्त। ये रामविलास पासवान उस वक्त मंत्री थे, नीतीश कुमार उस वक्त मंत्री थे, इन्होंने किसी ने भी गुजरात के जेनोसाइड के खिलाफ इस्तीफा नहीं दिया था। ये सबसे पहली बात है। उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस बनी, तब तृणमूल कांग्रेस बनते वक्त ममता बनर्जी का यह कहना था कि बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाय, और प्रणब मुखर्जी ने इसकी इजाजत नहीं दी कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, कम्युनिस्टों को हराने के लिए बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहिए। ये मुकुल रॉय और ममता बनर्जी का कहना था। प्रणब मुखर्जी ने इजाजत नहीं दी, तब इन्होंने इन दोनों ने जाकर, मुकुल रॉय और ममता बनर्जी ने जाकर तृणमूल कांग्रेस बनाई। बीजेपी इज अवर नेचुरल अलाय कहती थी। उसके बाद वाजपेयी जी के मिनिस्ट्री में वो शामिल भी हुई, मंत्री बनी रही। 2002 का गुजरात का पूरा जेनोसाइड हो गया, वो देखती रही, इसके खिलाफ कभी नहीं उन्होंने बात की। अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद, इंडिया अलायंस में रहे ना रहे वो चलता रहा। इंडिया अलायंस फॉर्म मतलब कन्वीनर बने नीतीश कुमार, लेकिन लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार ने भी छोड़ दिया, ममता बनर्जी ने भी इंडिया अलायंस छोड़ के अकेले चुनाव लड़ लिया बंगाल का। तो एक तरह से इन्होंने ताकत ही दी है ना। जब तक कम्युनिस्ट वहां पर थे बंगाल में, तब तक बीजेपी जीरो थी। ममता बनर्जी के दौरान बीजेपी 0 से 18, 18 से 80 और 80 से आज 200 के पार जा चुकी है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आप उस तरह से कह रहे हैं आपकी निरंजन जी, कि जैसे दिल्ली में हम देख लें, दिल्ली में किस तरह से अरविंद केजरीवाल आए और फिर अरविंद केजरीवाल रहे, और उसके बाद कैसे फिर वो स्टेट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब की बात कर रही है, तारीफ सुन रही थी। जब कल भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का उन्हीं के कार्यालय में हो रहा था, तब वहीं उनके नेता जो है कह रहे थे अब पंजाब की बारी है। तो पंजाब में तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से उन्होंने सेंधमारी की है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी से छीन कर वो राज्य बीजेपी लेगी, और वहां पर था किसका वो राज्य, कहाँ किसका दबदबा था, कांग्रेस का। तो ये भी एक ट्रेंड जो है, इसको भी रीड करने की जरूरत है। ये बीजेपी की नीयत और नीति रही है। महाराष्ट्र में इनको शरद पवार ने साथ दिया था। उसके बाद 78 से लेकर 78 में शरद पवार जब चीफ मिनिस्टर बने, तब जनसंघ को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो यहां पर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को निगल गए, पंजाब में अकाली दल को निगल गए, ओडिशा में वो बीजू जनता दल पार्टी को निगल गए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने मायावती का साथ लिया, मायावती को साथ दिया, ये सब किया, अब उसको निगल गए, उनकी पार्टी को। अब हम देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हुआ। ये होते आ रहा है, यही उनका तरीका रहा है। शिवसेना को भी ये निगल गए। 25-30 साल की उनकी अलायंस थी शिवसेना के साथ, शिवसेना को भी वो निगल गए। तो जो इनके साथ गया है उसको वो निगलते आए हैं। तो यही होगा, पंजाब में भी ऐसा ही वो करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया कांग्रेस को हटाने के लिए, और इसीलिए रीजनल पार्टीज को अब दोबारा रीथिंक करना चाहिए कि आज कांग्रेस को हटाने के लिए भले आप रीजनल लेवल पे कांग्रेस का विरोध करोगे, कुछ समय की आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आप निगले जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तेलुगु देशम पार्टी के साथ आंध्र प्रदेश में यही किया था। जी, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन क्विकली, क्योंकि टाइम की कमी है, कि क्या इसमें एक सिल्वर लाइन आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आप ये देख रहे हैं कि एक तरह का एक कोई मौका आप देख रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं रीजनल पार्टीज, जेडीयू ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म कर दी, टीएमसी का हमने ये हाल देख लिया, आम आदमी पार्टी को हम देख ही रहे हैं, और तमाम जो रीजनल पार्टीज है उनके नाम आपने लिए। अब आप ये देख रहे हैं कि रीजनल पार्टीज एक तरह से बिल्कुल हाशिए पर हैं, और अभी बीजेपी से अगर कोई लड़ सकती है, पहले भी और अब शायद और स्ट्रांगली शायद लोगों में ये फीलिंग आए वो कांग्रेस ही है। तो क्या कांग्रेस के लिए आप इसमें कुछ सिल्वर लाइन देखते हैं? 100%। देखिए, एवरी क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो क्राइसिस तो है, 100% है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी भी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को
कन्वर्ट करने, मतलब क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राउंड पर जो करना पड़ेगा, वो ग्राउंड पर करने के लिए कांग्रेस को उस किस्म की लीडरशिप लानी पड़ेगी। ये जो अभी एस्टेब्लिश्ड नेता है, जिनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, शुगर फैक्ट्रीज है, या इस किस्म की मतलब ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बनाई है, उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दशकों तक संघर्ष नहीं किया है। दशकों तक उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। आज कांग्रेस के साथ वही संघर्ष कर सकते हैं जिनको कुछ भी खोने का डर नहीं है। तो ऐसे लोगों को साथ मिलाकर पूरी तरह से दोबारा मतदाताओं में ये री इंजीनियरिंग करने की बहुत बड़ी जरूरत है। राहुल गांधी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आत्मा तो रीजनल लीडर्स को समझ में आनी चाहिए, और उसके लिए कुछ खोने के लिए वो तैयार होने चाहिए। जब तक आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तक आप फैसिज्म को नहीं हरा सकते हो। तो यू हैव टू मेक एवरी सैक्रिफाइस, whatever it is, whatever the situation demands। लेकिन ये हो पाएगा। बीजेपी अगर ये सोच रही है कि इस तरह से वो हर राज्य को निकल जाएंगे, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता इस देश में। इस देश ने गांधी देखे हैं, बुद्ध देखे हैं, तो यहां पर इस किस्म की हिंसाचार करने वाली बातें, नफरत की बातें, उनको याद रखना पड़ेगा। हेट्रेड हैज एन एक्सपायरी डेट। ट्रू। तो ये खत्म हो। जी बिल्कुल। और वो स्टेट वाइज, स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। उड़ीसा हत्याया, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल, अब पंजाब की वो बात कर रहे हैं। तो जहां जहां वो उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं, उस हेट का, ये चुनावों की ठगी का, वहां एक एक के बाद एक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि पूरे देश को वो भगवा में रंग देना चाहते हैं, और एक ही एक रंग में रंग देना चाहते हैं। क्या इसके खिलाफ जनता उठेगी? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करने में कामयाब रहेंगी? उन्हें सोचने की जरूरत है। अब नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है। पहले ही हाथ से सब कुछ जा ही चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आपका कार्यक्रम का धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।